सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल शौर्य मिश्रा। तो लास्ट लेक्चर में हमने वीक वन का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि डेटा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इन्फरेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और हमने ये भी देखा था कि जो क्लासिफिकेशन होता है डेटा के मेनली वो दो टाइप के, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल के। तो अब हम उसी से रिलेटेड हम करने वाले हैं कि हम डिस्क्राइब करेंगे कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है। हम डेप्थ में जाएंगे कैटेगोरिकल डेटा की, और वैसे ही अगले वीक में हम जाएंगे न्यूमेरिकल डेटा की डेप्थ में। तो अभी हम करने वाले हैं डिस्क्राइबिंग कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, डेटा कलेक्ट कैसे होता है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, है ना, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल टाइप का। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज भी, है ना, तो हमने देख लिया था। तो अभी हम डेप्थ में जाने वाले हैं। हमारे नए बच्चे जो है कैटेगोरिकल डेटा के डेप्थ में पूरा अंदर तक घुसेंगे हम, कैटेगोरिकल डेटा के कैसे होता है, क्या क्या काम करता है कैटेगोरिकल डेटा, डिस्क्राइब कैसे करते हैं उसको। ठीक है, तो वैसे ही सबसे पहला आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे डरने की ज़रूरत है नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब तुम ये मान लो काउंटिंग। ठीक है, तुम्हारे पास कोई डेटा है, तुम्हें गिनना है कि ये जो डेटा है ना, ये सेम डेटा कितने बार आया है। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा में क्या होता है, हमारे पास लेटर्स होते हैं सेम टाइप के, है ना, तो वो सेम टाइप के उसको गिनना है हमको, बस मेन से गिनना है हमको। तो वैसे ही क्वालिटेटिव डेटा इज लिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेम टाइप का डेटा होता है ना, जो मतलब अलग अलग सेम टाइप, मतलब हो गया कि अगर वो लिखा हुआ है ना कुछ, तो सेम सेम टाइप का, फॉर एग्जाम्पल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब है ना जैसे। तो ये है तो वैसे डिस्टिंक्ट अलग अलग है ना, पर है ये मतलब कैटेगोरिकल हैं, तीनों के तीनों एक टाइप के, है ना। तो ए बी सी हो गया, तो ये हो गया, है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब हम आगे जाके देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक डेटा सेट ही मान लो, है ना। सेट तुम्हें पता है ना क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। तो ए मान लो हमारे पास सेट है एस नाम का, है ना। अब इसमें हमारे पास डेटा है बहुत सारा, कैसा कैसा, एक ए हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर वापस से हमारे पास ए हो गया, फिर आ गया हमारे पास बी हो गया, है ना, और फिर सी, और एक और भी हो गया, है ना। तो मैं तुम्हें क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी काउंटिंग होती है एक टाइप की। तो बस यही फ्रीक्वेंसी काउंटिंग होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हें पूछा है एस की फ्रीक्वेंसी बताओ सबके लिए, तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, एक ए बना लेना, फिर एक बी बना लेना, और एक सी बना लेना। ठीक है, सबसे पहले तो ये तुम्हारी क्या होगी, कैटेगरी। ठीक है, ए बी सी तीन तुम्हारी डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, है ना, कैटेगरीज हो गई। तो अब तुम गिनो, ए के कितने, वन और टू, तो यहाँ पे टू में कितना, टू आ गया, है ना। बी क्या हो गया, बी कितने बार आ रहा है, वन और टू, बी भी दो बार आ गया, है ना। सी कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो सी का तुम कर सकते हो एक बार बस, है ना। हाँ मुझे पता है खिचड़ी बन चुकी है, पर समझ लो, मेन चीज़ है तुम्हारा समझना होता है। मैं समझ आ रहा है तो खिचड़ी बनने में कोई बुराई है भी नहीं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। हाँ, जैसे मैं तुम्हें बोला था कि हमारे पास सेट था, उसमें हमने अलग अलग चीज़ें डाल दी। तो वैसे अब देखो, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर गिवन डेटा। तुम्हें वही चीज़ करनी है जो मैं तुम्हें समझाई ना, कि ए का अलग लिख लो, बी का अलग लिख लो, है ना, टेबल बना लो एक टाइप की, और उसके नंबर काउंट करके कर लो, तब तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जो हमने नंबर लिखे थे ना इस साइड पे, जो हमने यहाँ पे नंबर लिखे थे, जैसे हम यहाँ पे वन टू थ्री लिख रहे थे, है ना, वन टू थ्री जो हम लिख रहे थे, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा ये होगी हमारे पास। तो बस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है। ठीक है, जो मैं तुम्हें बताया कि अलग अलग वैल्यूज़ को एक एक कॉलम पे लिख लो, यहाँ पे कैटेगरी लिख दो तुम, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और नंबर लिख दो, बस ऐसा ही है। ये आसान है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेलीमार्क मतलब ये है कि तुम आसानी हो जाता है कि तुम्हें। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, टेलीमार्क का मतलब होते हैं जो जेल में नहीं होते क्या, वो जेल में जो लोग होते हैं अलग अलग, वैसा बोलते हैं एक दिन हो गया भाई, दो दिन हो गए भाई, चार दिन हो गए भाई, पाँच दिन भयंकर, ऐसे मतलब एक ये टेलीमार्क हो जाएंगे, है ना। जो जेल वेल में जो कैदी वैदी होते हैं वो ये हरकतें करते हैं, तो हमें भी ये करना है। ए, इसको तुम्हें गिनना है, ए बी सी डी अलग अलग कैटेगरीज है। अब टेलीमार्क में क्या करना है, तुम्हें गिनना है ए के कितने हैं, वन, है ना, तो एक यहाँ पे एक डंडा मार दो, एक और ये है, तो टू ए हो गए, है ना। अब बी, अभी हम ए को गिनना है, ठीक है, बी का हम बी में जाके करेंगे, तो ए का तीसरा वाला भी मिल गया हमें, तीन है। ठीक है, अब देखो, अब चौथा है ये रहा, है ना, चौथा है, बस चार है हमारे पास, है ना। अब बी को गिना, अब हम बी में आ चुके हैं, अब हमें बी गिनना है, कितने, एक, दो, दो बी हैं बस, दो बी बस। और सी है एक, नहीं, सी हमारे पास वन और टू, तो दो टेली मार्क आ गए। और डी हमारे पास वन और टू, टू डीज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, बस गिन लो, टेली मार्क कितने हैं, एक दो तीन चार, चार आ गई फ्रीक्वेंसी, इसकी बी की दो आ गई, और इसकी भी दो ही दो आ गई दोनों में। ठीक है, अब टोटल तुम इसको टोटल गिनना है ना, तो टोटल टेली मार्क पढ़ना होगा तब तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा एक। तो देखो टेली मार्क का क्या सिस्टम है, चार तो तुमने डंडे मार दिए, ठीक है, चार तक तुम्हें सिर्फ डंडे मारने हैं। और जब फिफ्थ आएगा ना, फिफ्थ में तुम्हें एक बड़ा सा डंडा ऐसे किनारे पे मारना है, तो ये हो गया टेली मार्क, जो है फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ फाइव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और किस चीज़ को नहीं, फाइव टेली मार्क। और टोटल मतलब, टोटल मतलब बस स्क्वायर कर लो, कितना हो गया, फोर प्लस टू सिक्स,
प्लस टू 8 प्लस टू 10, तो 10 हो गए सारे के सारे मिला के, है ना। टोटल फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। तो बस अब ये सारे तुम खुद से कर लेना, ठीक है। ये लास्ट टाइम की तरह टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तुम्हें ग्रेड असाइनमेंट भी करना है और साथ में तुम्हें ये भी सब देखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल इन गूगल शीट्स, है ना। तो गूगल शीट्स तुम्हें पता होगा क्या होता है, एक्सेल जैसा ही होता है वो, पर गूगल ये करता है, गूगल के थ्रू वाला एक्सेल है, जो तुम गूगल से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट बाइंग दैट भाई महंगा सा बैंक करो क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है। फ्री में गूगल में है एक्सेल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने क्या ए बी सी, ठीक है, हम 4 चैनल ले रहे हैं, तो ये मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। कैटेगरी में हमारे पास है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कैटेगरी हमारे पास, और इनकी मैंने ऐसी हाइपोथेटिकली ले रखी है कि ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 3 है और सी हमारे पास 4 है ना, हाइपोथेटिकली लिया है मैंने। तो ये एग्जाम्पल की गूगल शीट्स में बनाने का फ्रीक्वेंसी टेबल है एक टाइप की, है ना। ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, समझ गए बस। और अब है फ्रीक्वेंसी टेबल इन गूगल शीट्स हो गया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो यहाँ पे मुझे तुम्हारे ध्यान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी डेटा का, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है तुम्हारे पास, ये टेबल ले लो, ये तुम्हारे पास डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछे किसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना हर ये जो कैटेगरी ना ए बी सी, हर उसके लिए कैलकुलेट होगी, हर कैटेगरी के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे होती है ना। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एग्जांपल तुम्हें हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने कुछ टोटल कैलकुलेट किया था ना, है ना। ये टोटल हमने 10 कैलकुलेट किया था यहाँ पे, है ना। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो अगर तुम्हें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना, तो जो 4 है ना, तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 4 डिवाइड बाई 10 कर देना है, ठीक है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई ए के लिए, तो वैसे ही, और अब हमें बी के लिए चाहिए तो 2/10 कर देना है हमको, है ना। बस यही आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिंपल ही होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कुछ नहीं होता रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में, दैट इज ऑल, है ना। तो हर फ्रीक्वेंसी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, उसको तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस डिवाइड कर देना है टोटल से, तो आ जाएगी तुम्हारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। और अब हमें करना है, बस ऐसे हमारा खत्म होने वाला है बस ये भी। बस हमने क्या सोचा, कंस्ट्रक्टिंग का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई हमने। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें समझ आ गया क्या होता है, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी कैटेगरी की, उसको हमें टोटल से डिवाइड कर देना है, समझ गए। तो बस ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इतना काफ़ी है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा। अब आता है चार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। तो तुम्हें पता होगी बहुत सारे चार्ट्स टाइप हमने पढ़े थे बहुत पहले, 10th क्लास में शायद से पढ़े होंगे तुम लोग ने, कि पाई चार्ट, बार चार्ट होता है यूज़, है ना। तो बस हम वही पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ईजी है, सब ईजी है, पता है तुम्हें। मैं बहुत बार, मुझे पता है ये बात, मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, बट इट इज़ वट इट इज़, ठीक है। वीक 1 से 4 तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्वालिफाइड तुम चुटकियों में पास कर लोगे, समझ गए। तो इतना टेंशन नहीं लेना। द मोस्ट कॉमन डिस्प्लेज ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल आर बार चार्ट एंड पाई चार्ट, है ना। तो मैं बोला अभी तो 3 तरह के चार्ट पढ़ना है हमें मेनली, ठीक है। एक हो गया बाय चार्ट और एक हो गया पाई चार्ट। तो बार चार्ट तुम्हें पता है कैसा होता है ना। बस एक ग्राफ होता है जिसमें तुम्हें डंडे देते हैं, है ना, अलग अलग डंडे। तो ये हो गया तुम्हारा बार चार्ट। और पाई चार्ट होता है एक सर्कल में तुम्हें डिवीजन करने होते हैं ऐसे, अलग अलग तरीके के। तो ये होगा पाई चार्ट तुम्हारे पास, है ना। वो डिस्क्राइब द कैटेगोरिकल वेरिएबल बाय डिस्प्लेइंग इट्स फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट कर ली थी कि कैसे होती है फ्रीक्वेंसी टेबल, तो बस उसी का यूज़ करके हम ये दोनों बनाएंगे। अब हम वो देखेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या होता है कि सर्कल होता है जिसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पोर्शन में, सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसमें भी तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, पर वो ईजी होता है, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इन स्टेप्स के लिए, बहुत ईजी है ना। तो तुम्हें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखा था, कि जो एक फ्रीक्वेंसी होती है कैटेगरी की, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी है, जो ऐड करके पूरी फ्रीक्वेंसी का होता है, वो टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, उसको हमें ऐड करके डिवाइड कर देना कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी से, तो तुम्हारे पास आएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर तुम खुद से नोट बना के सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो मैं तो बोल ही कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अब स्टेप टू डिवाइड अ सर्कल इनटू पीसेस प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल किसी हमारे पास डेटा है जिसमें ए के बहुत सारे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो 50% डेटा सिर्फ ए का है, तो हम यहाँ पे ए के हिसाब से कर देंगे। और बाकी 25 मान लो, 25% बी का है, 25% सी का है ना, बी और सी, ठीक है। तो एक पाई चार्ट हो गया, इसमें प्रोपोर्शनल मतलब ए का बहुत ज़्यादा पार्ट है इसमें, है ना। 50% पार्ट है अब इसमें ए का, तो 50% ही आएगा, है ना, ज़्यादा एरिया मिलेगा उसको। और बी का 25 और सी का 25 है, दोनों का बराबर बराबर है इनके हिसाब से, तो ये दोनों का एरिया बराबर है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हो गया, है ना। और लेबल करना मतलब हमने जैसे लेबल कर दिया ए को, बी को और सी को हमने लेबल कर दिया, तो ये हो जाएगा लेबलिंग का मतलब।
हाँ, तो ये मेन चीज़ है जो हमने किया। इसमें तो हमने बस ऐसे ही प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से हमने ऊपर ऊपर से कर दिया, पर थोड़ा अगर डिटेल में जाएंगे ना, तो इसमें हमें क्या करना है, मेन चीज़ देखो। तुम्हें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमने क्या बोला था, तुम हर एक कैटेगरी के लिए तुम निकाल लो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ कि कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, और इससे भी रिवीजन लेक्चर है। मेन जो है वो है ग्रेड असाइनमेंट का सोल्यूशन, तो तुम वहाँ पे जाके सोल्यूशन कैसे करना है, एक क्वेश्चन को करना कैसे, वो भी सीख लोगे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें से समझा रहा हूँ, ठीक है। ए, बी और सी का सोल्यूशन ले लिया हमने, तो इसमें तुम्हें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देनी है सभी की, ठीक है। 0.4 मान लो इसकी, अब ऐसे इसकी 0 पॉइंट कुछ, ठीक है। ये याद रखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा पॉइंट में होगी ज़्यादातर, ठीक है। ये चीज़ तुम याद रखना। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा, ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम होता है ना, चाहे कितनी भी कैटेगरीज हो ना, उन सब का सम 1 के इक्वल ही होगा, है ना। टोटल सबका सम 1 के इक्वल ही होगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अगर तुम्हें पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट कैसे बनेगा, है ना। पाई चार्ट देखो, पाई चार्ट में हमने क्या किया था, पाई चार्ट में हमने कुछ एंगल बना दिए थे यहाँ पे, है ना। ये देखो, ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, है ना। तो एंगल फाइंड करना है हमको, है ना। तो वो कैसे होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 0.4 है फॉर एग्जाम्पल, एक ही है ना। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें उसका एंगल फाइंड करना है, तुम्हें बस 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, बस, है ना। ऐसे इसमें क्या हुआ है, 360 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर आ गया 144 डिग्री, है ना। बस इतना ही है। वैसे प्रोट्रैक्टर वाला तुम्हें इतना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम, हमारे एग्जाम किस में होते हैं, हमारे एग्जाम होते हैं पीसी में, तो पीसी में प्रोट्रैक्टर तुम ऐसे लगा के थोड़ी बैठोगे है ना। तो बस ईजी है। हाँ, अब आ गया गूगल शीट का ऑफिस से यूज़, है ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या किया हमने। पाई चार्ट को गूगल शीट में करना है अगर हमको, तो बस हमने ये जो टेबल बनाया ना हमने, फ्रीक्वेंसी टेबल, अब इसको हम करेंगे सेलेक्ट करके पूरा का पूरा, और हम यहाँ पे एक वो कर देंगे, चार्ट में जाएंगे, चार्ट्स में जाके हमारे पास पाई चार्ट आ गया, है ना। ये फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें तुम्हें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो खुद से ही कर लेगा ना ये सब। तो देखो जैसे 334, तो परसेंटेज आ गई, किसका कितना पार्ट है ना। सी का 40% भी सबसे ज़्यादा इसका ही है ना। और ए का 30% और बी का 50%। तो दिख रहा है तुम्हें पाई चार्ट, यही है, बस सिंपल है ना। और ऐसे हमारा ये वाला लेक्चर अभी खत्म तो नहीं हुआ। तो हमने लेक्चर में क्या देखा, पाई चार्ट इज यूज्ड टू शो प्रोपोर्शन ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब तुम्हारे पास डेटा है, तो उसका ये बता दें कितना परसेंट कितनी कैटेगरी को जाता है, तो ये प्रोपोर्शन का मतलब है। पाई चार्ट इज गुड वे टू शो दैट वन कैटेगरी मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ द टोटल। तो तुम्हें ये बता देगा कि पूरा जो टोटल में से कितना परसेंट है, बहुत ईजिली परसेंटेज के हिसाब से ईजी होता है ऑब्वियसली, है ना। वरना अगर तुम ऐसे करोगे 10,000 लोग ए के थे, 20,000 लोग सी के थे, तो तुम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज याद नहीं रख सकते। तो ईजिली होता है कि वो कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ लोग हैं, तो इतना परसेंट एक ए ने खरीदा, इतना परसेंट बी ने ये आइटम खरीदा, है ना। ईजी है। अब आ गया बार चार्ट्स पे। तो बार चार्ट्स में कुछ मतलब नहीं होता, बार चार्ट्स भी होते हैं सीधे डंडे होते हैं। तो यहाँ नीचे हम करते हैं कैटेगरीज को, ए, बी और सी, है ना। ये कैटेगरीज यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कितना लिया है, फॉर एग्जांपल कितने आइटम है ए के, कितने बार बी आ रहा है और कितने बार सी आ रहा है ना। तो ये ऐसा, अभी मैंने हाइपोथेटिकली लिया है ये ऊपर नीचे, ठीक है। कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट बार चार्ट। तो तुम मेनली हमारा उस पर फोकस था, हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। बाहर चार्ट में हमारा मेनली फोकस किस पे था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, है ना। कितना ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है वो पाई चार्ट में, है ना। अगर ज़्यादा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, है ना। एक ही बात है। पर बार चार्ट में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, है ना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है, पर इतना जितना फ्रीक्वेंसी होती है बार चार्ट में हमारे लिए, है ना। तो स्टेप 1 होता है कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली डेटा की, और फिर तुम्हें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनाना है, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ये नीचे वाला एक्सेस, है ना। और इसमें और तुम्हें इसमें बार्स खड़े कर देना है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना बड़ा होगा हमारा डंडा, ठीक है। जितना बड़ा डंडा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, एंड वाइस वर्सा। तो हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए, जैसे ए और बी है, हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए एक अलग वर्टिकल बार होगा, है ना। और स्टेप 3 स्टेप 4 सेम चीज़ है, रिपीट ही कर रहे हैं वो। हम्म। अब बार चार्ट वैसे ही हम बार चार्ट भी बना सकते हैं गूगल में, है ना। फॉर एग्जांपल ये हमने किया हुआ है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में अब हमें कुछ नहीं करना है, अब वापस हम इंसर्ट करेंगे, जाएंगे हम चार्ट्स पे, है ना। और अब हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे कौन से टाइप का चार्ट हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा बार चार्ट, तो ये आ गया हमारा बार चार्ट एकदम परफेक्टली, है ना। तो ये दो चार्ट्स आ गए हमारे पास, एक है हमारे पास बार चार्ट और एक है हमारे पास पाई चार्ट। अब परेटो चार्ट क्या होता है, परेटो चार्ट कुछ नहीं होता है, परेटो चार्ट सिर्फ एक बार चार्ट ही होता है। इसमें फ़र्क पता है क्या होता है, ये जो तुम्हारे जो एक डंडे हैं ना, वो इसके हिसाब से रहते हैं किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
सॉर्टिंग फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल दिया कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के है ना उनको हम सबसे आगे रखेंगे और जो कम कम वाले हैं उनको सबसे कम पे रखेंगे, है ना। तो तुम्हारा परेटो चार्ट हो गया। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सबसे कम वाले भी तुम आगे कर सकते हो, है ना, और सबसे ज़्यादा वाले तुम एकदम पीछे रख सकते हो। ये मर्जी होती है तुम्हारी। परेटो चार्ट कुछ नहीं होता, बस मतलब ये मान लो सॉर्टिंग एक टाइप। तो अब हमें ये जानना है कि हमें कौन सा ग्राफ कब यूज़ करना है, ठीक है। तो जो पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट हमें तब यूज़ करना है जब हमें ये बोला गया है कि तुम्हें ये पता नहीं कितना परसेंट कौन से कैटेगरी के पास है, ठीक है। मतलब परसेंटेज के मुताबिक अगर तुम्हें बोला गया है तो तुम्हें पाई चार्ट यूज़ करना है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी है किस कैटेगरी की, तो तुम्हें ऑब्वियसली बार चार्ट यूज़ करना होगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ मेन थी, तो इतना दिमाग में रखना अपने। लेबलिंग ऑफ डेटा, तुम्हें ऐसे लेबल करना पड़ेगा अपने डेटा को जैसे स्क्रीन में दिखाया हो गया, ठीक है। पर अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है जिसमें ये चार जो कैटेगरीज है इनके बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बाकी सबके बहुत कम कम में, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम ये सारे के सारे हटा दो, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, तुम एक अदर नाम से अलग कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है। और उस कैटेगरी में जो बची हुई सारी की सारी कैटेगरीज है ना, उन कैटेगरीज को ऐड अप कर सकते हो अदर्स में। तो ऐसे करके बहुत ही ईजिली हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरे डेटा को, ठीक है। द एरिया प्रिंसिपल, तो इसका मतलब सिंपल है कि जितना ज़्यादा कैटेगरी में अमाउंट होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा, चाहे वो बार चार्ट ले लो चाहे तुम पाई चार्ट ले लो, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा कैटेगरी में अमाउंट होगा उतना ज़्यादा हमारा पाई चार्ट एरिया लेगा, ठीक है, उस कैटेगरी का। और जितना ज़्यादा हमारे पास अमाउंट होगा उतना लंबा हमारा बार चार्ट खींचेगा, सिंपल। मिसलीडिंग ग्राफ्स वायलेटिंग एरिया प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब एक वायलेटिंग एरिया प्रिंसिपल तुम्हें समझ आ गया ना यार, प्रिंसिपल क्या है। तो वायलेटिंग का मतलब जो ओबे ना कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को अगर तुम देखो कि जापान में 82.8 है, ठीक है, प्रोडक्शन, और नीदरलैंड में 34.4 है, तो इसका मतलब कि जापान को बहुत ऊपर होना चाहिए था। और यहाँ पे भी देखो 42.5 जापान से ऊपर है, जबकि जापान का 82.8 है। तो ये तो साफ सीधी बात है कि एरिया प्रिंसिपल को डिनाई कर रहा है ना। तो इन्होंने प्रेजेंटेशन के चक्कर में लॉजिक लॉजिक छोड़ दिया है, तो ये बहुत बुरी बात है, तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। अब इतनी बात समझ गए, तो ये एरिया प्रिंसिपल। अब ट्रंकेटेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो ट्रंकेटेड ग्राफ मतलब मिसलीडिंग ग्राफ, सिंपल है, ठीक है। तो अब एक चीज़ है कि वायलेशन होती है कि बेस लाइन, मतलब तुम्हारी बेस लाइन जो है ना किसी भी ग्राफ की हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होनी चाहिए, पर यहाँ पे देखो 75 से स्टार्ट हो रही है ना। तो ये सबसे पहला मिसलीडिंग ग्राफ है ना। और अब अनदर कॉमन वायलेशन इज बेस लाइन ऑफ अ चार्ट। बेस लाइन ऑफ अ चार्ट देखो यहाँ से अब हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया वापस से, तो ये एकदम सही ग्राफ है हमारा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसा करना भी है तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें एक ग्राफ बनाना है और यहाँ पे ना एक छोटा सा कैसा कट ऐसा मार देना, जिस और फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो 75 से। तब ये कोई वायलेशन नहीं होगी, तुमने यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमने ब्रेक किया है, ठीक है। बस अब राउंड ऑफ एरर क्या होता है, जैसे पाई चार्ट में तुम्हें अगर सिंपल करना है, तो अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट है तो तुम क्या करते हो कि या तो तुम उसे होल नंबर में ले लेते हो, ठीक है। तो अगर तुम होल नंबर में करोगे तो ये दिक्कत आ सकती है कि 100 से ज़्यादा हो सकता है ना। हमेशा जो बार चार्ट पाई चार्ट की जो ये परसेंटेजेस का सम है ना वो हमेशा 100 रहना चाहिए, ऑब्वियसली, है ना। पर अगर ये 100 से ज़्यादा कम हो गया तो मतलब ये राउंड ऑफ एरर हो गया हमारा। बस, तो ये सिंपल सी बात है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। अब इसमें आ जाता है हमारा मोड और मीडियन। तो अब तुम पूछोगे कैटेगोरिकल डेटा में मोड और मीडियन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मोड की ज़रूरत ये है कि मोड का मतलब क्या होता है कि जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आया है ना, तो बस, तो जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको मोड जाएगा हमारा। और फिर आता है हमारे पास बाई मॉडल और मल्टी मॉडल की एक से ज़्यादा मोड्स भी हो सकते हैं अगर इक्वल हो गया तो। अब आ गया मीडियन की बारी, तो इसमें ध्यान रखना जो ऑर्डिनल मीडियंस ऑर्डिनल डेटा के लिए कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें ये बात है कि कैटेगोरिकल डेटा के दो टाइप होते हैं, है ना, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो मीडियन जो है ना वो सिर्फ यूज़ होता है ऑर्डिनल डेटा के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो अगर तुम्हारे पास कोई भी डेटा गिवन है तो तुमको सबसे पहले तो इसको वो करना है, ग्रेड्स हैं। अब ग्रेड्स तो ऑर्डिनल होते हैं ना, ए बी सी डी, ए सबसे ज़्यादा होगा, बी सबसे कम, फिर उससे कम सी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सबसे पहले तो इनको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे ए बी सी डी है तो तुम क्या करो, ए, ऐसे सारे एस को एक वो ऑर्डर में लगा दो, ए बी बी, है ना। तो बस से अब ऑर्डर में आ गए। तो अब तुम्हें क्या करना है कि जितने भी नंबर है ना, फॉर एग्जांपल अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई बीच की वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। तो वो बीच की वैल्यू तुम ले लोगे। इसमें बीच की वैल्यू क्या आएगी देखो, फॉर एग्जांपल 14 है, तो 14 बाई ऑड नंबर है अगर, तो अगर तुम्हारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं तो तुम्हें क्या करना है, 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल, है ना। 15 + 1 डिवाइड बाई 2, 16/2 कितना होता है, 8 होता है। तो एट्थ कैटेगरी वाला जो हो जाएगा ना, तो एट्थ कैटेगरी वाला हमारा हो जाएगा ऑब्वियसली मीडियन। पर अगर तुम्हारे पास इवन नंबर है तो इवन नंबर में तुम्हें क्या करना है, तो जो मीडियन होगा ना तुम्हारे जो बाकी दो बीच के नंबर है ना, वो 14/2 और 14 - 1/2, ये दोनों कैटेगरीज तुम्हारी मीडियन हो जाएंगी, दो मीडियन आएंगे फिर इसके, ठीक है। और बस ऐसे आ जाएगा मोड।
मोड और मीडियन मैंने समझा दी तुमको। तो बस अब हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। तुम्हें कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा तुमको, ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा, तो दोनों को फॉलो कर लेना और डाउट पूछ लेना अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाय। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक के।